बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का दौरा किया और वहां पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह किया। ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है और लाहौर की तरक्की के हवाले से इसको इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ख़ुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि हॉरिज़ॉन्टली लाहौर को जिस तरह से लाहौर फैला है, अब हमें बुलंद इमारात की जानिब जाना होगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इससे 1300 अरब रुपए आमदनी होगी और मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ये एक अहम संग मील होगा। पंजाब के लिए तो आमदनी आएगी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ विफाक भी टैक्स की मद में तकरीबन 250 अरब रुपए हासिल कर सकेगा। ये एक बेहतरीन मंसूबा है जो आगे चलकर पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यकीनी तौर पर मुश्किलात तो हैं, लेकिन हम अपने विजन को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की देंगे, ये वज़ीर आज़म का कहना था। वज़ीर आज़म ने आज लाहौर का तो दौरा किया, लेकिन इसको इस पस मंज़र में भी देखा जा सकता है कि सेनेट के इंतखाबात भी आने वाले हैं। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि ये जो इंतखाबात होंगे ये ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया रायशुमारी से होंगे। एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, सदारती ऑर्डिनेंस, जो हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि ये इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के ज़रिए से होंगे, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस भी मौजूद है जिस पर समाअत जारी है और तवक्को की जा रही है कि आइंदा कुछ दिन तक इस हवाले से भी फैसला आएगा। तो कुछ ही दिन तक ये मालूम हो जाएगा कि ये इंतखाबात खुफिया तरीके से होंगे या फिर ये इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए से होंगे। ये एक अहम मामला है। अपोजिशन बदस्तूर अपनी बात पर मौजूद है कि वो मुखालिफत कर रही है कि ये खुफिया तरीके से ही होगा, क्योंकि ये आइन में तरमीम ही के ज़रिए से मुमकिन हो पाएगा। लेकिन हुकूमत कहती है कि सेनेट के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ओपन तरीके से ये सब कुछ हो। लेकिन इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि NA-75 का जो डस्का का वाला मामला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि ये इंतखाबात दोबारा 18 मार्च को होंगे और उसके लिए कवायद ज़वाबित पहले से तय किए जाएंगे। एक तलखी मौजूद है तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान, मुस्लिम लीग नून के दरमियान खुसूसन, क्योंकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला था। लेकिन इस तलखी के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में एक खुशगवार तब्दीली या खुशगवार हैरत, जिसे हम यकीनी तौर पर कहेंगे, वो खबर आई है पंजाब से। यानी पंजाब में जो सेनेटर्स हैं, जिनमें जो 5 तहरीक इंसाफ से हुए हैं, 5 मुस्लिम लीग नून से हुए हैं, जबकि 1 मुस्लिम लीग काफ से मुंतखब हो गए हैं, और ये तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। यकीनी तौर पर इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर चूंकि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही हैं, तो इसमें उनका इंतहाई अहम रोल है। ये एक खुशगवार हैरत है। तो ये जो मुफाहिमत वहाँ पर हुई है, और वहाँ पर पंजाब असम्बली ने कम अज़ कम अपने ऊपर जो खदशात जो शायद हो सकते थे, उन खदशात से, इल्ज़ामात से अपने आप को बचा लिया है। ये तो एक खुशगवार रियलिटी है। ये एक हम इसको देखेंगे कि क्या मुल्की सियासत पर भी इसके असरात होंगे। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद। अहमद जवाद साहब, आपको गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। और सीनियर तजियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको भी गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताज हैदर सीनियर रहनुमा हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये पंजाब में जो कुछ हुआ है, ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? जैसे आपने आई थिंक बड़े अच्छे अंदाज में इसको समअप किया कि ये एक मुफाहमत है, और इस जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक जो अग्रेशन और एक हर वक्त जो मोर्चाबंदी हुई होती है, उसमें ये एक चेंज है। और इस चेंज का सेहरा जो है, मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों को जाता है कि वही सूरत हाल जो कि जंगो जदल में बदल सकती थी, जैसे कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में हुई, उसको एक बड़े अफाम तफहीम के साथ और बगैर किसी
वोट के बेचने या खरीदने की एलिगेशन के बगैर जो है वो एक कंक्लूजन तक ले जाया गया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की सियासत में मैं ऐसे कहूँगा कि खुशगवार झोंका है। और अगरचे इसके बारे में लोग अपने शकूक व शुबात का भी इजहार कर रहे हैं कि ये क्या है, ये कोई डील है या ये कोई अरेंजमेंट हुआ है किसी खास मकसद से। मेरा ख्याल है कि किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जरूरत नहीं है इसमें। ये एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा अंदाज है सियासत का कि जहां पे पार्टियों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि उनकी जो भी वोट्स हैं उसके हिसाब से जितनी सीटें बनती हैं उसको बजाय इसके कि वहां पे लड़ाई झगड़ा होता और उसके बाद वो डस्के वाली सूरत हाल होती, तो वो अच्छा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लिया गया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके कमेंट्स पे क्या होंगे कि आप ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वहां पर 3 मार्च यानी पंजाब असम्बली में 3 मार्च को सेनेट के लिए इंतखाबात नहीं होंगे क्योंकि तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। देखिए, ये कोई जबरदस्त कारनामा भी नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। जहां इंतखाबात होते हैं वहां ये भी इम्कानात होते हैं कि बिला मुकाबला लोग जीत जाएं। और ख़ास तौर पे सेनेट के इंतखाबात में चूंकि ये दुरुस्त कहा गया कि ये चूंकि अक्सर बेशतर मालूम होता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है सूबाई असम्बली में उसकी निस्बत से उनकी कितनी सीटें बनती हैं, तो ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ये सब जानते हैं और उन्होंने कोशिश की। और फिर इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो चौधरी बिरादरान है, ये ऐसे मामलात में इनका बड़ा तजुर्बा है और ये आपस में एक मफाहमत कराने की एक बड़ी हिस्ट्री भी रखते हैं। तो बड़ी महारत के साथ उन्होंने ये तय करवा दिया सबके दरमियान, चूंकि इनकी आपस में पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान शायद बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए कोई थोड़ी सी हिचकिचाहट होती, तो चौधरी साहब की वसातत से उन्होंने कोऑर्डिनेटर का काम किया, सारी पार्टियों से बात कर ली और ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अगर तमाम इससे मुत्तफिक है और मुतमईन है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस पर एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पार्टियां कंसर्न है उनने अपनी मर्जी से किया है, कोई ज़बरदस्ती तो हुई नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस लिहाज से। और मेरे ख्याल में हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि शायद ये वसी तर मफाहमत का कोई शायद रास्ता खुले इससे। ज़रूरी नहीं कि उससे आप अपने असूलों पे समझौता करें, लेकिन एक दूसरे से बात करें और जो बातें आप मान सकते हैं एक दूसरे को कन्विंस करके वो माने। इस तरह कुट्टी करके बैठा रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक खुशाइन चीज है, आने वाले दिनों में इससे कोई अच्छे चीजें बरामद हो सकती हैं। ठीक है अहमद जवाद साहब, यही अब बात है कि ये एक अच्छा फैसला हुआ है और जैसे कि अहमद बिलाल महबूब साहब फरमा रहे हैं कि कुट्टी करना भी मसले का हल नहीं है। NA-75 के अंदर जो हमने एक कशीदगी देखी है पूरा दिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान, फिर इसके नतीजे में जो एक माहौल पैदा हुआ, फिर इलेक्शन हुए, फिर आपको मालूम है कि आपकी जमात ने भी दावे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी दावे किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे दोबारा कराने का फैसला किया है। आपको लगता है कि इस फैसले के अब जब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा तो उस पर भी कुछ मस्बत असरात पड़ेंगे और दोनों जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, दोनों जो हैं वो दोबारा जब अगर इलेक्शन हो रहा होगा वहाँ पे तो नज़्म ज़ब्त का, कवायद का वो मुजाहरा करेंगी और फॉलो करेंगी जो कवानीन हैं, और जो बदमज़गी पिछले इलेक्शन में हुई है वो दोबारा ना हो। अगरचे कि आपकी जमात के बारे में ये कहा भी जा रहा है कि शायद इम्कानात हैं कि इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया जाए। देखें जावेद इकबाल साहब, इसको भी आप अगर एक इसका जो खुश आइंद जो चीज़ है वो ये है कि इस मुल्क में अब इदारे अपने फैसले अपनी सोच समझ, अपने कायदे कानून के मुताबिक कर रहे हैं और हुकूमत वक्त जो है वो इन फैसलों के ऊपर अब असरअंदाज नहीं हो रही। ये तो इसका एक बहुत ही एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि इस वक्त जो गोलाबारी हो रही है
एटलीस्ट मीडिया के ऊपर जो आपको नजर आ रही है, दोनों पार्टियां के नुमाइंदों को बिठा के तो जीत और हार का पूछा जा रहा है, तो जाहिर है कि जब आप हार जीत की बात करेंगे तो उसमें तो सेंटीमेंट और इमोशंस जो हैं वो फिर सामने आते हैं। हमें जो है ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही है और इसमें लेसन्स मौजूद हैं पार्टियों के लिए। एक अभी जो थोड़ी देर पहले आप सेनेट के पंजाब के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, ये उसी का ही इम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो ये उसका पहला इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और हम ये समझते हैं कि ये एक इख्तिताम तो नहीं, आगाज है कि इससे मजीद बेहतर सियासी माहौल पैदा होगा। और ये जो अग्रेशन पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है रिसेंटली, अगर हम पिछले, मेरा ख्याल है कि अगर 8, 10, 12 सालों में देखें तो एक बहुत ज्यादा एग्रेशन और एक बहुत ज्यादा तनाव आपको पाकिस्तान की सियासत में हर रोज नजर आता है और उससे जाहिर है कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट मुल्क में हो रही होती है उससे आपकी नजर हट जाती है। लेकिन आप जैसे एंकर्स मौजूद हैं जो कि बैलेंस तरीके से तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर नजर रखते हैं और आपने आज वो लाहौर में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसका इफ्तिताह किया है और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बड़ा अच्छा इंशाल्लाह रोल प्ले करेगा। तो ये देखें, हम अगर सिर्फ इस मार धाड़ की ही बात करते रहेंगे और इस बात को ही सिर्फ सामने लाएंगे कि इस फैसले से इस जमात की जीत हुई है, इसकी हार हुई है, तो ये तो देखें ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमें तो अब ये सोचना है कि पाकिस्तान की जीत किस फैसले में है और तहरीक इंसाफ इस फैसले के बारे में अपना एक सेल्फ डिफेंस तो उसका राइट है कि वो अपील भी कर सकती है, वो इसके बारे में अपने तासरात भी दे सकती है, लेकिन ये है कि मेन चीज ये है कि आप रिस्पेक्ट करें जो भी अदारे की तरफ से एक डिसीजन आया है और आई थिंक यही पीटीआई इस वक्त कर रही है। हाँ, अपना अपील का हक मौजूद है, वो उस अपील के हक को जरूर इस्तेमाल करेगी जो कि पीटीआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक आई थिंक फेयर। ठीक है, आप कहते हैं कि जो कानूनी ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास वो उन्हें इस्तेमाल करेगी। ताज हैदर साहब, आप फरमाइएगा, जैसे पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने किरदार अदा किया है सेनेट के इंतखाबात के अंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि दीगर जो हमारे सूबे हैं वहाँ पे असम्बलीज के अंदर भी ऐसा कोई किरदार अदा करने वाला हो? क्योंकि ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात कह रहा हूँ कि जो किरदार परवेज इलाही साहब ने अदा किया वही किरदार अब से कुछ अरसा पहले आपकी जमात ने भी, यानी पीपल्स पार्टी ने भी अदा किया था उस वक्त जब पीडीएम कह रही थी कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना, हमने सेनेट इंतखाबात का बायकॉट करना है या फिर हमने इस्तीफे दे देने हैं। लेकिन आपने बाकी जमातों को मजबूर किया कि नहीं, आप सिस्टम का हिस्सा रहें, आप इंतखाबात भी लड़ें, आप सेनेट में भी रहें और निज़ाम के अंदर रहते हुए आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तो इसके तो अच्छे असरात आ सकते हैं सियासत पे कि अगर इस तरह का माहौल आगे बढ़े। ताजा हैदर साहब, देखिए, मैं कोई पीठ अपनी नहीं थपक रहा कि हमने ये किया या ये किया। वो ऑप्शन जो है इस्तीफों का और लॉन्ग मार्च का, वो सब के सब हमारे पास हैं, लेकिन किस वक्त क्या चीज देखी जाए, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, तो मैं कोई दावा पारसाई नहीं कर रहा, वो दूसरे हैं जो दावा करते हैं पारसाई का। लेकिन ये कि हम एक चेंज चाहते हैं, एक तब्दीली चाहते हैं और इस हुकूमत से छुटकारा लाना चाहते हैं कि जिसने हमारी मईशत को तबाह कर दिया, गरीबों को, तो उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। सारी जिंदगी हमारी उम्र जद्दोजहद में गुजरी है और इस पर आप बिल्कुल ये ना समझिए कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज है या कुछ है। द ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी क्लियर कि ये एक जाली इंतखाबात के जरिए, जिसमें 128 फॉर्म 45 साइन निकले और 78,000 में से ये हुकूमत आई है और इसकी वजह से तमाम ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी जब तक कि मईशत का रुख ठीक नहीं किया गया। तो हम इसको यानी
आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी आपका जो डेट है वो मजीद बढ़ रहा है। तो ये कोई 3 ट्रिलियन का डेट अगर सर्कुलर हो जाएगा, वी कांट अफोर्ड इट। तो इसको ठीक करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। एंड द पॉलिसी शैल हैव टू बी प्रो पीपल, और जिससे लोगों के अपने मसाइल हों। इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज अवर कोर्स। ठीक है ताज हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि जद्दोजहद आप कर रहे हैं और ये इश्यूज हैं हुकूमत के सामने यकीनी तौर पर, महंगाई, बेरोजगारी, और हुकूमत ये कहती भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एलीट के लिए काम कर रही है। ठीक है। और इनकम गैप्स जो है वो बढ़ रहे हैं। वो इनकम गैप्स बढ़ने की वजह से जब तक के ये इनकम गैप्स कम नहीं होंगे और गरीब की बाइंग पावर नहीं उठेगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, आप अहम मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ताज हैदर साहब एक और भी बड़ा अहम मामला है, और वो ये है कि ठीक है आप बहैसियत ऑपोजिशन जद्दोजहद भी करते रहे हैं। आपने बहैसियत ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई। आपने पंजाब में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई और ऑपोजिशन उठाती रही। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ के जो ऑपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, वो भी गिरफ्तार हैं। तो जब आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई जा सकती? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? बहुत ज्यादती हो रही है। उनमें सिर्फ 45 आदमी वो मुसल्ला लाए थे, उन्हें ज्यादा लाने की इजाजत होनी चाहिए थी। बहुत 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 बड़ी जो है। और देखिए, हम कानून बनाते हैं, मैं कानून साज इदारों का रुकन रहा हूँ। मोहतरम लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक जिम्मेदारी कानून बनाने के। कानून तोड़ने का तो हक हम पे नहीं है। पहले घोटकी में जब ये हुआ था तो मैंने शिकायत की थी कि ये हल्के के अंदर अपने पोलिंग के दिन अपने ये घूम रहे थे और पोलिंग स्टेशनों में जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑर्डर किए कि आप वहाँ से, लेकिन उसके बाद फिर वो मलीर के हल्के में जा रहे हैं, मुसल्ला अफराद लेके जा रहे हैं, तो फायरिंग हो रही है, ये हो रही है। तो ये चीज़ें तो जाहिर है कि जो भी कानून है उसके तहत कार्रवाई तो होती है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि जनाब कार्रवाई की जाए, हमने कार्रवाई की। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब, ये एक ज़ाहिर एक टेंशन तो रहती है इलेक्शन के दौरान। आप क्या समझते हैं कि ये जहाँ से हमें अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ पर ये जो दोबारा इलेक्शन का फैसला हुआ है, अगरचे कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम भी अपने कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, आपको लगता है कि दोबारा अगर इलेक्शन होता है तो दोबारा वो माहौल नहीं होगा जो हमने गुज़श्ता इलेक्शन में देखा है, जो चंद दिन पहले हुआ है? देखिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। माहौल, जो टेंशन है वो पहले से बड़ी है, कम तो नहीं हुई। दोनों पार्टियों के दरमियान नताइज के ऐलान मौखर होने के बाद से दोनों पार्टियों के दरमियान इस वक्त जो महाज आराई की कैफियत है उसमें तो इजाफा हुआ है। और अभी मेरे ख्याल में बहुत सा काम करना है इलेक्शन कमीशन को। अगर वो इलेक्शन वहाँ पे पुरअमन तरीके से होने हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए बहुत सा काम करने वाला है। यानी वहाँ की इंतज़ामिया के बारे में अदम एतमाद का इजहार पहले वो कर चुके हैं, और सूबाई इंतज़ामिया के बारे में भी उनको शकूक व शुबात हैं। उनके बारे में इंक्वायरी शुरू है, होने वाली है, बुलाया गया है उनको। तो जब तक ये सूबाई इंतज़ामिया और मकामी इंतज़ामिया के बारे में ये यकीन नहीं कर लेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो कोई पार्टिजान रोल अदा नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अहम मुमकिन है कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का काम किया हो इंतज़ामिया ने, बदनाम कराया हो इमरान खान साहब को, ये भी मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी इस बारे में उतना ही फिक्रमंद होना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया है। उनकी इतनी अच्छी जो पास्ट में फेयर इलेक्शन के लिए कोशिशें और कहने की बातें हैं, वो इन लोगों ने उनको दागदार किया है। तो मेरे ख्याल में पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा और फिर ये इलेक्शन मुमकिन होंगे। और अब चूंकि कोर्ट में जा रही है पीटीआई या वो उम्मीदवार जो पीटीआई के थे, तो अहम मुमकिन है कि अब ये पता नहीं ये कानूनी मामला कितना तूल खींचेगा और क्या ये 8 मार्च को इलेक्शन उस लिहाज से मुमकिन भी होंगे या उसकी कोई नई डेट आएगी। तो ये सारी बातें अभी अनसर्टन है। मेरे ख्याल में
दोनों पार्टियों के बड़ों को अगर इस बारे में कोई एफर्ट करे तो कुछ टेंशन कम हो सकती है। या जैसे परवेज इलाही साहब ने सेनेट के मामले में कराया, अगर यहाँ पे भी दोनों के दरमियान कोई कम से कम इस बात पे इत्तेफाक करा दे कि वो पुरअमन तरीके से इंतखाब कराने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए तैयार हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इसके लिए तैयार हो जाए। बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वो अगर उन्हें कानूनी हक हासिल है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का एक वर्डिक्ट आ गया है जिसको वो तस्लीम करते हैं और पांचों इलेक्शन कमिश्नर्स का मुत्तफिका वर्डिक्ट है, तो मैं ख्याल उसका एहतराम कर लेंगे तो शायद इनकी शान में भी इजाफा होगा, इनका एहतराम भी बढ़ेगा और इलेक्शन कमीशन की एतमाद में भी इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल उसको चैलेंज करना कोर्ट में इनका हक है, कानूनी तौर पे ये उनके पास ऑप्शन मौजूद है। अहमद जवाद साहब, पूरी जो सियासत है अगर आप देखें इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की, वो साफ़ और शफाफ निज़ाम और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के हवाले से है। और वही बात कि क्या ही ये बेहतर ना होगा कि इस बात पे भी तवज्जो दी जाए कि कहीं जो इंतज़ामिया में मौजूद लोग थे उन्होंने ही कई मसाइल ना बना दिए हों, उन्होंने ही इस पूरे इंतखाबी अमल को मशकूक ना बना दिया हो या मुतनाज़ा ना बना दिया हो। तो उनकी तो पूरी की पूरी जद्दोजहद ही, जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब फरमा रहे हैं, कि साफ और शफाफ इलेक्शन और निज़ाम के लिए थी। देखें जावेद इकबाल साहब, इमरान खान का विजन जो है, चाहे वो क्रिकेट में थे और वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स की बात की और फिर पूरी दुनिया ने उनके इस नज़रिए को अपनाया, तो एक फेयर प्ले जो है वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह इमरान खान में है और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आपको मैदान में एक फेयर तरीके से compete करना चाहिए और हार और जीत जो है वो कोई ऐसा जिंदगी और मौत का मसला नहीं है। और एक डस्का का इलेक्शन जो है उसको भी इमरान खान ऐसे ही देखते हैं कि एक इलेक्शन है, पीटीआई हार भी सकती है, जीत भी सकती है और उसको इतना जो है वो एक जंग वाली सूरत हाल में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि कोई ऐसी गलतियां जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुई हों। बहरहाल जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आगाज़ अच्छा है। ये कोई अभी एक इसे हम इख्तिताम नहीं कह सकते, ये तो अभी चीज़ें शुरू हुई हैं। पहली दफ़ा ये एहसास पैदा हुआ है कि सियासत के अंदर जो है वो एक मुफाहमत के साथ भी हम एक दूसरे से compete कर सकते हैं, तो उस चीज़ का एक अच्छा आगाज़ है। और इसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी और जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो इसका एक अच्छा इफेक्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर आएगा। तो अब इलेक्शन की डेट जो उन्होंने दे दी है इलेक्शन कमीशन से, लेट्स होप कि उस डेट के ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं और उसका जो भी नतीजा आता है वो तरीके इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल होगा और पीएमएलएन को भी इसी स्पिरिट के साथ, इसी जज्बे के साथ उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तब्दीली का आगाज़ है और आने वाले दिनों में हम यकीनन देखेंगे कि इससे रवैयों में तब्दीली आएगी, इससे सोच में, इदारों को अपनी कैपेसिटी और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का हौसला पैदा होगा। और वो जो एक पाकिस्तान में रवायत चली आ रही थी कि जो भी हुकूमत वक्त होती है वो इदारों को इन्फ्लुएंस भी करती है और प्रेशराइज करती है उनको, आई थिंक कि वो असर जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होगा। ठीक, एक अच्छा आगाज हो गया है। ठीक है अहमद जवाद साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले।
नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल किक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Good. लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। मुमताज़ उर्दू मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी सन 1917 को गिलगित में पैदा हुए। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दवान 26 फरवरी सन 1954 को इस्तांबुल में पैदा हुए। 26 फरवरी सन 1909 को पहली कामयाब फिल्म अवामुन्नास को लंदन के पैलेस थिएटर में दिखाई गई। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ताज हैदर साहब, सेनेट के इलेक्शंस की अगर आप बात करें तो जाहिर है कि इंतज़ार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि आप अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखे गए उस तहरीर को भी ऑनर कर लेते और इस मामले में आप हुकूमत को सपोर्ट कर लेते, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि ये खरीदो फरोख्त से ये मामला बचने के लिए है, ताकि सेनेट के इंतखाबात पे, शफाफ सेनेट के इंतखाबात पे कोई दाग ना आए, कोई इल्ज़ाम ना आए। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब शायद आके इसको ठीक करा दें। ये जो है ना, मफाहमत कानून की पाबंदी करने के लिए मफाहमत की जरूरत है। यानी ये कि मैं रेड लाइट से ना गुजरूं, इसके लिए परवेज इलाही साहब मेरे और ट्रैफिक सिग्नल के दरमियान मफाहमत कराएंगे। बैक कलम कह दिया गया, कभी न्यूट्रल एम्पायर की बात, कभी थर्ड एम्पायर की बात, कि दुनिया के सारे अंपायर बेईमान हैं, उनको सबको बदनाम कर दिया गया। और फिर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट था, अलीम डार साहब और एहसन खड़े हुए थे, क्या लेवल था अंपायरिंग का, दोनों पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अलावा। ये बात नहीं है। लोग जो हैं बैक कलम
आप पूरी सियासी क्लास को कह रहे हैं कि ये बेईमान है। और ये जो है, ये कुछ लोग जरूर, जी हाँ, अब हमने भी सुना है कि इस किस्म के हुए, हमने टीवी के ऊपर देखे नोटों के अंबार, लेकिन उसके लिए कानून मौजूद है। सेक्शन 168 मौजूद है जिसमें 3 साल की जेल है जो भी वोट खरीदता है या बेचता है। हमने भी देखा टीवी पे कि 64 आदमी खड़े हुए थे और 50 वोट डिब्बे में से निकले। आखिर क्या हुआ? आप इसकी इंक्वायरी करके जो भी जिम्मेदार है उसको 3 साल के लिए जेल में भेजें। जो कानून है उसकी हुक्मरानी करनी पड़ेगी। आप हर एक को बेईमान तो नहीं कर सकते ना। जिनको दुनिया सारी कह रही है कि नहीं ये ईमानदार है, उसको एफिडेविट हमसे लिया। मैं उस दिन इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, उस दिन भी मैंने कहा कि जनाब अली 2000 रुपए मेरी जेब में है, इससे मैं कितने एमपीएस खरीदूंगा। अब ये चीज है कि नहीं, आप सब बेईमान हैं। कल को एफिडेविट लेंगे कि आप कत्ल नहीं करेंगे। नहीं भाई, आपका कानून मौजूद है, जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा दी, बात खत्म होगी। ये तो नहीं है कि पूरी पॉलिटिकल क्लास को बदनाम किया जा रहा है कि नहीं जनाब पहले ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और जो बेईमान है वो इसको बाईपास करेंगे। फिर भी सीधी बात है कि वो नोटों के अंबार लगे हुए हैं, आप कहते हैं हमने पार्टी से निकाल दिया। नहीं भाई, 3 साल की जेल है कानून में। आपने कैसे वो एनआरओ कैसे दे दिया 20 आदमी को? ये तमाम कानून की जब तक हुक्मरानी नहीं होगी और हम सब जब तक कानून का एहतराम नहीं करेंगे और कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी। आप अपने चौधरी परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए कराची, हमारे मेहमान होंगे, हम आओ भगत करेंगे। शायद वो सिंध में तमाम मसाइल को हल करके चले जाए मफाहमत करके। मफाहमत जो है वो बाईपास कर रही है कानून को, ऐसे थोड़ी होता है। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, अब जाहिर है कि चंद दिन ही रह गए हैं सेनेट के इंतखाबात में, और अगले शायद 2-3 रोज़ तक ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मामला खुफिया बैलेट से होगा या ओपन बैलेट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय इस पर आ जाएगी। लेकिन कम से कम हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां हमें एक शफाफ निज़ाम की बहरहाल ज़रूरत होगी, और हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा जो हमें इंतखाबी इस्लाहात की तरफ लेकर जाए। और उसके लिए ज़ाहिर है सिर्फ हुकूमत नहीं, और ऑपोजिशन की भी ज़रूरत होगी। इन दोनों को मिलकर बैठना होगा। जी जाहिर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं एक सिर्फ आपकी गुफ्तगू से शायद ये तासुर मिला कि सेनेट के बिला मुकम्मल इंतखाबात मुंतखब हो जाना अच्छी बात थी, और शायद इंतखाब होना तो इतनी अच्छी बात नहीं, इसलिए सिंध में भी कोशिश की जानी चाहिए। तो देखिए, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंतखाब होना भी कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ, जमहूरियत में तो इंतखाब जो है वो एक लाजमी चीज है, लेकिन वो पुरअमन तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, इस बात का एहतमाम होना चाहिए। अब देखिए, ये जो इंतखाबात है सेनेट के होने वाले, इसके बारे में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसमें अभी अभाम है। हमें नहीं पता कि वो ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से होंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय नहीं दी, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो 28 तारीख तक इस बारे में अपनी अगर राय दे दें तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन उसके इंतजाम कर सकेगा। अगर 28 तारीख तक वो राय नहीं दे सकेंगे तो फिर इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा 3 मार्च के इलेक्शन के लिए। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का यकीनन अंदाजा होगा और वो करेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ एक बात जिसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई, कि जो सीक्रेट बैलेट से अगर आप ओपन बैलेट, आइडेंटिफाइबल बैलेट की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे। और रूल्स बनाने के लिए आपके इलेक्शंस एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि वो रूल्स बनने से पहले उनका ड्राफ्ट मुश्तहर किया जाएगा और अवाम से राय ली जाएगी, और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो अब हमारे पास 15 दिन तो है नहीं, तो वो रूल कब बनेंगे और कब लोगों की राय ली जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ जोर जबरदस्ती करके अभी फौरी तौर पे इसको ओपन बैलेट के जरिए कराना कोई इतना जरूरी नहीं है। 47 ईयर से ये सिलसिला चल रहा है,
तो आप अगले इलेक्शन के लिए कुछ कीजिए इसके बारे में अगर करना चाहते हैं, लेकिन लाजमी इस इलेक्शन के ऊपर ये करना ये क्यों जरूरी है, और ये क्यों फर्ज कर लिया गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटर अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट दे देगा तो वो लाजमन पैसे लेके वोट दे रहा। ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात की इजाजत है लेजिस्लेटर को कि वो अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट के अलावा भी किसी को वोट दे दे, और वो लाजमन ये नहीं है कि वो उसकी लाइकिंग हो सकती है, उसकी डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन लाजमी उसको ये कहना कि ये पैसे लेके कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। इक्का दुक्का वाकयात अगर कोई हुए हैं तो उसमें आप बहुत एग्जैजरेशन है कि पूरी आप तमाम पार्टियों को और तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को और तमाम सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स को आपके इस शक में मुब्तला कर रहे हैं कि वो पैसे लेते हैं और पैसे ले। अगर ये ऐसा है तो फिर आप ही ने इन लोगों को कैंडिडेट्स को वोट दिए हुए ना, इन एमपीएस को आपने वोट भी दिए हैं और उनको टिकट भी दिया है। तो अब पार्टियों को भी फिर ये देखना होगा कि वो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जिनके बारे में उन्हें इतना भी यकीन नहीं है कि वो अपनी बगैर पैसे लिए हुए वोट दे देंगे। तो मेरे ख्याल में ये अभाम है, इस अभाम को दूर हो जाता वक्त आने से पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी 1-2 दिन के अंदर ये फैसला होना चाहिए, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को ठीक तरीके से करवाना। ठीक है अहमद जवाद साहब, वही बात कि इस बात की आखिर इसी वक्त ज़रूरत क्यों महसूस की गई आपकी जमात की जानिब से और फिर हुकूमत की जानिब से, और फिर जाहिर है कि आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए या इंतखाबी इस्लाहात के लिए आपको बहरहाल कानून साजी करनी है, आपको अपोजिशन की भी मदद की ज़रूरत होगी क्योंकि वो भी निज़ाम का हिस्सा है। किस तरह लेके चलेंगे आप इस निज़ाम को फिर? देखें जावेद इकबाल साहब, अगर कोई भी अच्छा काम उसकी कोई टाइमिंग हम नहीं कह सकते कि ये अब क्यों किया जा रहा है या इसको बाद में करना चाहिए या इसको पहले कर लेना चाहिए। जब भी एक वक्त आता है किसी काम के करने का तो उसका आगाज हो जाना चाहिए। तो ये एक आगाज है और इसमें जाहिर है जितने क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं वो जाहिर है कि हमें फिर एक अच्छे सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। आज पाकिस्तान में देखा जाए तो सेनेट के इलेक्शंस तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन कभी भी सेनेट के इलेक्शंस में इस किस्म की डिबेट नहीं हुई और ये एक नेशनल डिबेट में कन्वर्ट हो चुकी हुई है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उस डिबेट में शामिल हैं, तमाम तज्जियाकार उसमें शामिल हैं, मीडिया शामिल है, पॉलिटिकल वर्कर शामिल है और हर अपने अंदाज से अपने तजर्बे अपने विजन के मुताबिक उसमें राय दे रहा है। तो आई थिंक एक नेशनल डिबेट है जो कि यकीनन हमें किसी बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाएगी। ताज हैदर साहब, ये डिबेट तो शुरू हो गई है और ये एक बेहतर रास्ता है। अब जाहिर है कि फैसला तो आना है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें बहरहाल सियासी जमातों की भी अपनी एक कुछ जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स दें जो उनको पता होता है कि वो वफादार हों, लॉयल हों पार्टी के साथ? देखिए, पहली बात ये फैसला नहीं है, ये पूछा गया है कि क्या हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और पूछने से पहले कर दिया गया है, यानी आइन के आर्टिकल 226 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए साकित कर दिया गया है और आइन के किसी आर्टिकल को साकित करना वो आर्टिकल 6 के तहत काबिल सजा जुर्म है। तो ये जो चीज है ये काफी सीरियस है कि किस तरीके से आपने आइन के आर्टिकल 226 को साकित किया। आर्टिकल 226 पे पूरी एक बहस मौजूद है जिस वक्त पाकिस्तान का आइन बनाया जा रहा था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरीके से जो छोटी जमातें हैं उनको भी नुमाइंदगी का मौका देता है, और उसका आर्टिकल 226 का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हर शेड ऑफ ओपिनियन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो सेनेट में जो ऐवान वफाक है उसके अंदर वो आ सके और उसकी नुमाइंदगी हो सके। तो देयर इज लॉजिक बिहाइंड दिस। ये ऐसे नहीं किया गया है कि हमने बस जी में आया तो हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसको भी आपने उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, यानी ये क्लॉज 23 की आप जिक्र कर रहे हैं
और क्लास 23 को भी सही रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्लॉज 3 है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्लॉज 4 है जजों के तकर्रुर का तरीका, इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीका, ये तमाम चीजें हैं सारी की सारी। तो सिर्फ क्योंकि क्लॉज 23 को आप मिस इंटरप्रेट करके आप उस ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। मुझे पूरी यकीन है, और सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने और फिर नायक साहब ने जो बहस की है वहाँ पे, क्योंकि देखिए मोहतरम जज साहिबान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्हें इस सिलसिले में ज़मीनी तजुर्बा नहीं है। जिन लोगों को ज़मीनी तजुर्बा है उनको वो चीज़ खोल के एक्सप्लेन करनी होती है, और जज साहिबान के सामने सारी सूरत हाल जो है वो वाजे करनी होती है। उसके बाद जज साहिबान अपना जहन अप्लाई करके और सही नतीजे तक पहुँचते हैं। अब ये कोशिश हुई है, जिसके बाद मोहतरम चीफ जस्टिस का रिमार्क तो क्लियर आ गया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, और हम पार्लियामेंट का जो है ज्यूरिसडिक्शन के लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उनके हैं, और तमाम मुल्क ने इसको सराहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पार्लियामेंट में करने की हैं, और ये दिया जा रहा है कि जी फैसला होगा, फैसला नहीं है। उनसे एक राय मांगी गई है, उनकी राय आ जाएगी। अहमद जवाद साहब, आपकी जमात बिल्कुल तैयार है, चाहे इलेक्शन जिस तरह से भी हो, जब वो राय आएगी खुफिया बैलेट से हो, ओपन सीक्रेट से हो, क्योंकि ऑपोजिशन ये बात भी करती रही है कि हुकूमत अपने लोगों को असल में बचाना चाह रही है। देखें, जो भी फैसला आएगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सीक्रेट वोटिंग के लिए भी तैयार है और ओपन वोटिंग के लिए भी तैयार है। असल मकसद तो तहरीक इंसाफ का इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना मकसद था कि हमें इस मुल्क में जो सेनेट का जिस अंदाज में इलेक्शंस माजी में किए जाते रहे हैं, वो उसको किसी तरीके से रेक्टिफाई किया जाए, और उसमें ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें जो भी फैसला आता है, तहरीक इंसाफ उस फैसले के मुताबिक जाएगी, और दोनों ऑप्शंस के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है। और मेरा ख्याल है कि अब जैसे अहमद बिलाल साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो कानून साजी का जो अमल है वो उसका एक आगाज हो गया है, और इंशाल्लाह कि किसी ना किसी इंजाम की तरफ ये पहुंचेगा, इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा, और एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कोई बेहतरी सूरत हाल सामने आएगी। अहमद बिलाल साहब, आप अब जो पार्टी कायदीन हैं उनके किरदार पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनका बहुत बुनियादी किरदार है अपने उम्मीदवारों की सिलेक्शन के हवाले से, उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह के लोग ना आए जिनकी पार्टी के लिए खिदमात ना हो, या फिर पार्टी के लोगों के उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो कैंडिडेट जिन पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं। देखिए, कायदीन के पूरे एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि हर पार्टी के अंदर कुछ में कम कुछ में ज़्यादा जो कैंडिडेट की सिलेक्शन का काम है वो ज़्यादा जमहूरी होना चाहिए, वो ज़्यादा कंसल्टेटिव होना चाहिए, और वो सिर्फ पार्टी लीडर की मेहरबानी या उनकी नज़र करम का मोहताज नहीं होना चाहिए। कुछ पार्टियों में इस बात का एहतमाम होता है, कुछ में ज़रा कम होता है। तो मेरे ख्याल में पार्टी लीडर की इस लिहाज से तो बड़ी अहमियत है कि हमारे यहाँ जो पार्टियों की पॉपुलैरिटी है या उसकी जो फॉलोइंग है वो बुनियादी तौर पे पार्टी लीडर की फॉलोइंग होती है। तो इसलिए उस पार्टी लीडर को निस्बतन बहुत ज़्यादा इख्तियार हासिल हो जाता है पार्टी के अमूर पर। लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी लीडर की जिम्मेदारी में भी इजाफा हो जाता है कि वो पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करे, अपनी इस हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहमियत है कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के वक्त वो तमाम पार्टी के मुख्तलिफ लेवल्स पे जो मुख्तलिफ मकतबा है फ़िक्र है उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी कंसल्टेशन हो। फिर उस पर ये देखे कि सेनेट के अंदर निस्बतन जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं जो कि अवामी सतह पर शायद इलेक्शन लड़के
ऐवान में नहीं आ सकते, उनको ज्यादा मौका दिया जाए, या जो डिसएडवांटेज लोग हैं, ये जो टेक्नोक्रेट लोग हैं, उनको आने का मौका दिया जाए, चाहे एक्सपर्ट ओपिनियन भी रिप्रेजेंटेड हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में लीडर्स की बहुत अहमियत है, लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए। अहमद जवाद साहब, आपकी पार्टी में कारकुन को सुना जाता है, क्या कहेंगे आप? जो एक पार्टी के अंदर भी एक जमहूरियत तो होनी चाहिए ना? नहीं, बड़ा सही पॉइंट अहमद बिलाल साहब की तरफ से है कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पार्टियों के अंदर बेहतर होना चाहिए, ज्यादा जमहूरी अंदाज में होना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी अहमियत होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स का आप इंतखाब करेंगे तो जाहिर है उसका अच्छा ही नतीजा निकलेगा कि वो जब सेनेट में ऐसे लोग आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जाहिर है फिर मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करेंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और तमाम पार्टियों को अपने अंदर अब जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका। ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने भी हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।